नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कश्यप। स्वागत है आपका क्राइम कहानी की एक नई एपिसोड में। आज की कहानी मध्य प्रदेश के रीवा से है। तारीख थी 4 अक्टूबर 2021। यही वह दिन था जब करीब 22 साल का एक नौजवान विकास गिरी अपने घर से निकला और फिर गायब हो गया। और घर वालों को उसने किसी काम से बाहर जाने की बात कहकर निकला था, लेकिन इसके बाद फिर उसका कोई पता नहीं चला। शाम का वक्त था, घर वाले बहुत परेशान हुए। आमतौर पर अपने बेटे को इधर उधर ढूंढते रहे लेकिन नहीं मिला। उन्होंने थाने में अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। अब पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की और यह जो लड़का है विकास गिरी, इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश करने लगी। पुलिस की शुरुआती छानबीन में यह पता चला कि विकास गिरी जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ काम करता था। यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक ठेकेदार था जो पेड़ लगाने का ठेका लिया करता था। यानी वन विभाग में प्लांटेशन अधिकारी। अब पुलिस ने पता लगाने की कोशिश की कहीं कोई उसे अपने साथ ले गया हो, अगवा कर ले गया हो, वो कहीं अपनी मर्जी से भाग गया हो, लव अफेयर का मामला हो। तमाम एंगल पर पुलिस है जो वह छानबीन करती रही, लेकिन दिन महीने गुजरते रहे और विकास का कोई पता नहीं चला, ना कोई सुराग मिला। अब पुलिस ने भी अपने हाथ पांव ढीले कर दिए थे। घर वाले भी धीरे धीरे परेशान हो रहे थे, लेकिन करीब 4 महीने गुजरने के बाद इस मामले में एक मेजर ट्विस्ट आया। और यह ट्विस्ट जो है अपने आप में बहुत ही दुखद, बहुत ही दर्दनाक था। 4 महीने बाद 5 फरवरी 2022 यानी लापता युवक के पिता इंद्रलाल गिरी ने मोबाइल से पुलिस को सूचना दी। उन्होंने कहा कि दूधमनिया एक जंगल में एक नर कंकाल पड़ा है। उसके पास पैंट, शर्ट, वॉलेट और आधार कार्ड सहित अन्य कागजात पड़े हैं जो मेरे बेटे विकास गिरी के हैं। हुआ यह कि जंगल में मवेशी चराने जाने वाले कुछ लोगों ने एक लाश देखी और वो लाश जो है वह कई टुकड़ों में बटी हुई थी, अलग अलग हिस्सों में बिखरी हुई थी। और वह लाश जो है देखने के बाद मानवीय कंकाल था, तो लोगों को बड़ा झटका लगा और फिर उन लोगों ने उस लाश के आसपास की चीज़ें भी देखने की कोशिश की। और क्या चीज़ें पड़ी हैं, जिस व्यक्ति की मौत हुई वह यह कौन है। जब लोगों ने अपने तौर पर लाश के आसपास की चीज़ों को बड़े ध्यान से देखा तो उन्हें वहाँ से 3 चीज़ें मिली। एक तो उसके कपड़े मिले, पैंट शर्ट, और दूसरा मिला एक वॉलेट यानी पर्स, और तीसरी चीज़ जो मिली वो थी आधार कार्ड। आधार कार्ड में इंसान का नाम भी लिखा था और साथ ही उसके घर का पता भी लिखा था। और जिस जगह पर यह लाश मिली थी उस जगह दुर्दमानिये पहाड़ कहते हैं। दुर्दमानिये पहाड़ के जंगलों में लाश मिली थी। और अब चरवाहे से लाश देखी और फिर आधार कार्ड देखा तो उनको समझ में आ गया कि यह लाश जो है शायद उसी विकास गिरी नाम के नौजवान की है जिसका आधार कार्ड वहाँ मौके पर पड़ा हुआ है। इनमें से कुछ लोग जो है शायद विकास गिरी को जानते भी थे, क्योंकि विकास का घर जो है जहाँ पर यह लाश मिली थी वह से कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं बल्कि मुश्किल से 3 किलोमीटर के फासले पर था। ऐसे में लोगों ने सबसे पहले विकास के घर वालों को ही जानकारी दी और विकास के पिता को बताया कि उन्हें जंगल में कंकाल मिला है और कंकाल के पास से उनके बेटे की आधार कार्ड भी मिला है। अब एक बार आकर देख लीजिए। तो विकास के पिता फिर दौड़ते भागते हुए मौका वारदात पर पहुंचे और उन्होंने आकर देखा और वाकई यह देखकर हैरान रह गए और बहुत दुखी हुए कि ये कंकाल जो है वह जंगल में एक बड़े इलाके में बिखरा हुआ था। और इसके अलावा जो पैंट शर्ट थे उनका भी रंग बदल चुका था, लेकिन फिर भी परिवार के लोग तो पहचान लेते हैं। उन्होंने पैंट शर्ट को देखकर और वॉलेट को देखकर ये कन्फर्म कर दिया कि ये चीज़ें हैं जो विकास की ही हैं। कंकाल को देखकर तो खैर कन्फर्म कर पाना किसी के लिए भी नामुमकिन था, चाहे वह पिता ही क्यों ना हो। लेकिन अब तक जो बात सामने आई उसके मुताबिक एक बात समझ में आ रही थी कि शायद यह कंकाल विकास का ही है। उसकी शायद किसी ने हत्या कर दी या कोई एक्सीडेंट की वजह से उसकी मौत हुई है। फौरन इंद्रलाल गिरी ने पुलिस को बता दी। पुलिस के पास पहले ही विकास की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज थी। पुलिस को पता चला कि एक कंकाल मिला है, कंकाल के पास से विकास गिरी का आधार कार्ड मिला है। तो पुलिस भी वहां फौरन पहुंची और पुलिस ने उस कंकाल को रिकवर कर लिया। फोरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाया गया मौका वारदात पर। और आपको जानकर हैरानी होगी कि फोरेंसिक एक्सपर्ट ने जब उन हड्डियों को कलेक्ट किया तो वो हड्डियाँ जो हैं 88 टुकड़ों में बटी हुई मिली, यानी 88 अलग अलग हड्डियाँ मिली, जिनको पुलिस ने एक जगह जमा किया और फिर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया ताकि यह पता चले कि कितने समय पहले जो है शख्स की मौत हुई होगी। इसके अलावा पहचान करने के लिए डीएनए जांच भी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि सिर्फ कंकाल मिलने पर उसकी पहचान तो नामुमकिन थी। अगर मान लीजिए कोई लाश जिसका कत्ल
1 या 2 दिन पहले हुआ हो तो चेहरा देखकर घर वाले पहचान सकते हैं, लेकिन कंकाल देखकर कोई कैसे पहचाने। लिहाजा डीएनए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो डीएनए सैंपल भी पुलिस ने और फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने कलेक्ट किए और विकास गिरी के पिता और माता के डीएनए सैंपल भी पुलिस ने लिए। जब छानबीन हुई और आगे डीएनए की रिपोर्ट आई तो यह बात बाकी कन्फर्म हो गई कि वह डेड बॉडी जो है, वह कंकाल जो है, वह विकास गिरी का ही था। पुलिस ने अब इस सिलसिले में कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया, क्योंकि जिस तरह से विकास गायब हुआ, जिस तरह से उसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो गया, फिर जिस तरह से जंगल में उसकी लाश मिली, वो सारी चीज़ें इशारा कर रही थी कि महज कोई एक्सीडेंट का मामला नहीं हो सकता। क्योंकि ऐसे में जिस दुधमनिया पहाड़ के जंगल की बात कही जा रही, वहाँ कोई आदमखोर जानवर भटक रहा हो जिसने विकास की जान ले ली होगी, इसकी तो कोई गुंजाइश नहीं थी। और कहाँ कोई एक्सीडेंट वाली बात भी नहीं थी कि किसी गाड़ी से कोई टक्कर लगी हो, तो ऐसी कोई बात भी नहीं थी। तो फिर यह मामला कत्ल का ही लग रहा था और पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली। पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज करके छानबीन शुरू की और घर वालों से पूछताछ भी शुरू हुई। अब तक जो घर वाले इस मामले को गुमशुदगी का मामला मानकर चल रहे थे, अब उन्होंने भी अपने दिमाग पर जोर डालना शुरू किया कि आखिरकार उनके बेटे के साथ क्या हुआ, किसने किया होगा और कैसे हुआ होगा। बहुत जोर डालने के बाद उन्होंने कुछ लोगों के नाम बताए जिनके साथ उनके बेटे विकास का बिजनेस को लेकर थोड़ा कंपटीशन चला करता था। अब पुलिस ने यह जो बिजनेस राइवल है, जिनके बारे में पुलिस पहले भी पता कर चुकी थी, पुलिस ने एक बार फिर से उनके बारे में जानकारी जुटाने की शुरुआत की। कुछ लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद पुलिस को ऐसा कोई भी बिजनेस राइवल नहीं मिला जिस पर पुलिस को शक हो। यानी पुलिस की पूछताछ में सारे लोग बेदाग और निर्दोष साबित होते गए। अब इस मामले की जांच आगे बढ़ाना पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो गई थी, क्योंकि एक तो यह मामला पहले तो ब्लाइंड मर्डर का था, पहचान ही नहीं हो रही थी। बाद में चलो पहचान हो गई, लेकिन अब ना तो मर्डर का, ना तो मोटिव का, ना तो दुश्मनी का, ना ही किसी और रंजिश का कोई पता चला था। तो अब मुखाबरों की मदद लेने का फैसला किया गया और मुखाबरों को उन्होंने एक्टिव कर दिया। पुलिस ने उनसे कहा कि जरा इसके बारे में पता लगाओ कि विकास गिरी किससे ज़्यादा मिलता जुलता था, लास्ट टाइम किसके साथ दिखाई दिया था, विकास गिरी की जान किसने ली होगी, क्या मामला रहा होगा। साथ ही मृतक के नज़दीकी दोस्तों से गोपनीय जानकारी जुटाई। तब कुछ लोगों ने पुरानी घटनाओं का जिक्र किया। साथ ही घूम फिरकर हत्या का आरोप यूनुस अंसारी के घर वालों पर जा रहा था। आगे और मुखाबरों से जब लोगों से बातचीत हुई तो मुखाबरों ने शक की सुई एक इंसान की तरफ जाती थी जिसका नाम था यूनुस अंसारी। यह यूनुस अंसारी बेसिकली विकास गिरी का ही बिजनेस पार्टनर था, जो विकास से उम्र में लगभग 10 साल बड़ा था, लेकिन विकास के साथ उसकी अच्छी दोस्ती थी और यूनुस और विकास ये दोनों मिलकर वन विभाग के प्लांटेशन के ठेके लिया करते थे। दोनों बिजनेस पार्टनर थे तो दोनों का एक दूसरे के घर में आना जाना था। ऐसे में यूनुस अंसारी पर शक करना अपने आप में बहुत ही अजीब बात थी और घर वाले भी इसलिए हैरान थे, क्योंकि विकास की मौत के बाद से यूनुस और उसके परिवार के लोग भी कई बार मातम पुरसी कर चुके थे, कई बार अपने दुख का इजहार कर चुके थे, लेकिन मुखाबिर यह शक जता रहे थे कि इसके पीछे यूनुस अंसारी का हाथ हो सकता है। पुलिस को यह बात बता रहे थे। पुलिस को इसी क्रम में छानबीन के क्रम में एक बड़ी अजीब सी बात और पता चली, जिसमें पुलिस का शक यूनुस के ऊपर और गहरा कर दिया। यह बात यह थी कि धूमनिया या पहाड़ का जो इलाका है जहां पर यह डेड बॉडी मिली थी, उस तरफ जाने का जो रास्ता, उसी रास्ते पर यूनुस अंसारी का भी घर है। और पिछले कई महीनों से जब भी रीवा के लोग और खासकर या जो आसपास के लोग उस धूमनिया पहाड़ की ओर जाते थे या जाने की कोशिश करते थे, तो यूनुस अंसारी और उसके परिवार के तमाम लोग इन लोगों को मना करते थे कि जंगल में मत जाओ, वहाँ खतरा है, वहाँ डर है, वहाँ जानवर हैं, वहाँ हादसे होते हैं। इस तरह की तमाम बातें कहकर जो है वह लोगों को डराया करते थे। वो लोगों को कुल मिलाकर अंसारी और उसका परिवार जो है वह जंगल में जाने से मना किया करता था। यह बात लोगों ने पहले तो महसूस नहीं की थी, लेकिन जब यह डेड बॉडी मिली तो लोगों को वो बातें याद आने लगी कि हाँ, उन्होंने यूनुस ने और उसके घर वालों ने कई बार धूमनिया पहाड़ की तरफ जाने से रोका है। यह बात जब पुलिस को पता चली तो पुलिस को लगा कि शायद दाल में कुछ काला है, वरना ये लोग क्यों जंगल की तरफ जाने से रोकेंगे। वहाँ के लोग का जंगल से आना जाना और जंगल से बड़ा नज़दीकी रिश्ता है, तमाम चीज़ें जंगल से। लेकिन यह बात जब पुलिस को पता चली तो पुलिस को लगने लगा कि शायद इस मामले में मुखाबिर जो बता रहे हैं यूनुस के बारे में वो बात सही हो। अब पुलिस ने यूनुस अंसारी को बुलाया और कम से कम 20 से 25 ऐसे सवाल तैयार किए जो यूनुस अंसारी से इस सिलसिले में कुछ पूछे जाने थे।
यूनुस ने पहले इधर उधर की बातें सुनाई, लेकिन जब पुलिस ने उसे सवालों के सामने रखा तो उसके चेहरे का रंग उतर गया और आखिरकार उसने कबूल कर लिया कि लगभग 4 महीने पहले उसी ने अपने बहनोई के साथ मिलकर विकास गिरी की हत्या की थी। अब इसका जवाब यूनुस को देना था। बयान के बाद आईपीसी की धारा 302, 201 के तहत तमाम मामला दर्ज किया गया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी से पूरे हत्याकांड की कहानी पूछी। तब यूनुस ने 3 अक्टूबर 2021 की पूरी घटनाक्रम बताया। यूनुस ने जब पूछताछ हुई तो उसने बताया कि विकास गिरी का उसके घर आना जाना था। शाम 6 बजे विकास गिरी मेरे घर देसी अंदाज में आया। कुछ देर बाद अंडा लेकर अपने घर चला गया। इसी बीच हम और मेरे जीजा सरताज अंसारी जंगल घूमने चले गए। घर में बाकी लोग थे। रात 8 बजे तक एक बार फिर विकास गिरी मेरे घर आया और वह मेरी बड़ी बहन यानी सरताज अंसारी की पत्नी से गलत हरकत कर रहा था। घर आए तो उसे रंगों हाथों पकड़ लिया। मेरी 3 बहनें थीं और इन 3 बहनों में से एक बहन के ऊपर विकास की बुरी नज़र थी और वह उस बहन के साथ बदतमीजी करता था। बहनों से जानकारी ली तो घर वालों ने बताया कि विकास गिरी छेड़छाड़ कर रहा था, तभी मृतक हमें देखकर भागने लगा। इसके बाद मैंने और जीजा ने उसका पीछा किया। जीजा ने पीछे से एक डंडा मारा तो वह मर गया। तब हम दोनों ने मिलकर विकास गिरी के हाथ पैर रस्सी से बांध दिए और लाश को मृतक के परिजनों को ना मिले इसलिए करीब 2 किलोमीटर दूर अंदर जंगल में जाकर छुपा दिया। धीरे धीरे लाश की कंपोज हो गई और कुछ महीनों बाद जंगली जानवर लाश को खा गए, जिससे पूरी बॉडी हड्डियों के रूप में बिखर गई। पूछताछ में अभी पता चला कि यूनुस अंसारी ने जीजा सरताज मोहम्मद के साथ मिलकर विकास को रास्ते से हटाने की साजिश रची और जंगल में उन्होंने लाश को फेंक दी, जिसके बाद वह लाश जंगल में पड़ी रही, सड़ती रही। किसी को दूर दूर तक उसके बारे में कोई अंदाजा नहीं था और इस तरह से वक्त गुजरता गया और गुमशुदगी का मामला एक रहस्य बनकर रह गया। लेकिन 4 महीने बाद जब अंसारी परिवार के मना करने और रोकने टोकने के बावजूद कुछ लोग धमनिया पहाड़ की तरफ गए तो उन्हें कंकाल मिला और वहाँ आधार कार्ड और दूसरी चीज़ें देखकर विकास की मौत के बारे में लोगों को पता चला। इसके बाद कैसे तफ्तीश हुई, कैसे गिरफ्तारी हुई, सारी बातें आपको बता दी हैं। लेकिन यह तो यूनुस अंसारी का कबूलनामा था और उसका पक्ष था। अगर पुलिस की तफ्तीश की बात करें तो पुलिस की तफ्तीश में यह बात सामने आई कि विकास गिरी का यूनुस अंसारी की एक बहन के साथ रिश्ता था, दोस्ती थी, आप उसे अफेयर या लव कह सकते हैं। यह कोई एक तरफा मामला नहीं था बल्कि बहन के साथ उसकी नज़दीकी थी। इसी नज़दीकी की वजह से यूनुस और उसके परिवार के लोग उसे रास्ते से हटाना चाहते थे और उन्होंने तय किया कि वे विकास की हत्या कर देंगे। तो कुल मिलाकर अपनी बहन के प्रेमी की हत्या करने की उन्होंने साजिश रची और उसी साजिश के तहत उन्होंने विकास का गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस पूछताछ में यूनुस अंसारी ने पुलिस को एक तरफा मामला बताया और कहा कि विकास गिरी ही बुरा इंसान था, उसकी मेरी बहन पर बुरी नज़र थी। उसने कहा कि उसने ऐसा अपनी बहन की इज्जत की रक्षा के लिए किया। उसने शादीशुदा बहन के साथ विकास का अफेयर होने की बात को छुपाया। यूनुस अंसारी ने पहले ही पूछताछ करनी चाहिए थी और ऐसी पूछताछ करनी चाहिए थी जिससे मामले का खुलासा होता। जिन मुखाबरों से पुलिस ने इतने दिन बाद इनपुट ली, अगर उनसे पहले पूछा होता तो शायद इस कहानी का खुलासा हो गया होता। लेकिन पुलिस ने देरी की, जिससे इस मामले का खुलासा भी देरी से हुआ और इस वजह से लाश धीरे धीरे कंपोज हो गई और जंगली जानवरों द्वारा खाली गई, जिससे केवल हड्डियां बची रह गईं। पुलिस ने यूनुस और सरताज को गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 302 हत्या, 201 सबूत मिटाने और 34 के तहत मामला दर्ज किए। पूछताछ के दौरान पुलिस ने यह भी पाया कि विकास और यूनुस की बहन के बीच की नज़दीकी एक तरफा नहीं थी बल्कि दोनों के बीच अफेयर था। यह जानकर यूनुस और उसके परिवार को नागवार गुजरी और उन्होंने इसे ख़त्म करने के लिए हत्या की योजना बनाई। इस पूरी घटना ने रीवा शहर को हिलाकर रख दिया। लोगों ने महसूस किया कि व्यक्तिगत रंजिश और सामाजिक दबाव कितनी गंभीर घटना को जन्म दे सकते हैं। यह कहानी एक दुखद उदाहरण है कि कैसे गलतफहमियों और नफरत किसकी जान ले सकती है। अंततः पुलिस की मेहनत और मुखाबरों की मदद से सच्चाई सामने आई और दोषियों को सजा मिली। इस घटना ने एक बार फिर साबित किया कि चाहे कितनी भी कोशिश कर ली जाए, सच्चाई छुप नहीं सकती और न्याय हमेशा अपने रास्ते पर आता है। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।